हेलो बच्चों, नमस्कार। देखो, इलेक्ट्रिसिटी में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़े, ठीक है। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो आप इलेक्ट्रिसिटी का आखिरी टॉपिक मान सकते हो, जिसे हम बोल सकते हैं जूल्स हीटिंग लॉ। इस जूल हीटिंग लॉ में आप ये समझोगे कि इलेक्ट्रिसिटी से हीट कैसे बनती है। मतलब ये इसका एक टॉपिक है, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये एक टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो ही हमें बताता है, मतलब यही हमें बताता है कि जूल्स हीटिंग लॉ क्या है। जैसे ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये आपका था V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। अब आते हैं हम जूल्स हीटिंग लॉ के ऊपर, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मतलब क्या होता है हीटिंग इफेक्ट का। अब फॉर एग्जांपल आप देखते हो जितने भी हमारे घर पे डिवाइस होते हैं, मान लो कोई भी आपका डिवाइस है, ठीक है, उसको हमने कनेक्ट किया आपके सेल्स के साथ या बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये आपकी की थी। तो हम देखते रहते हैं कि इसके अंदर जितना ज़्यादा करंट इसके अंदर पास होता रहता है टाइम टू टाइम, मतलब जितना टाइम टू टाइम इसके अंदर करंट पास होता रहेगा, मतलब इसके अंदर करंट जाता रहेगा, करंट जाता रहेगा, करंट जाता रहेगा, टाइम बढ़ता रहेगा। तो जितना टाइम बढ़ेगा, ठीक है, ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी हीट होना, ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी हीट। डिपेंड करता है कि इसके ऊपर कितना करंट जा रहा है। सबसे पहले तो थोड़ा सा करंट जा रहा है तो ज़्यादा हीट नहीं होगी, पर ज़्यादा करंट जाता ही जा रहा है। मतलब मान लो फॉर आप हाई वोल्टेज वाला कोई चीज़ चला रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप टीवी काफ़ी देर से चला रहे हो, आप एसी जो है वो काफ़ी देर से चलाते हो, तो उस एसी का जो बाहर वाला पार्ट होता है, जो आपका आउटडोर पार्ट होता है, उसके अंदर आप देखोगे तो हीट जनरेट होगी। वैसे ही आपने आयरन देखा होगा, इलेक्ट्रिक आयरन देखा होगा, आपने टोस्टर देखा होगा, आपने अवन देखा होगा, मतलब जितनी भी चीज़ें इनके ऊपर हीटिंग इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। अब क्या होता है, कुछ हमारे लिए पॉजिटिव होता है उनमें से और कुछ हमारे लिए निगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका लैपटॉप है, काफ़ी देर से काम कर रहा है, तो उसके अंदर अगर हीट बनेगी तो ये बुरी बात है। फिर एक नीचे फ़ैन होता है उस हीट को बाहर निकालने के लिए, वो हीट यूटिलाइज़ नहीं होती। पर हम लोगों ने क्या कर लिया, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ने जो भी ये हीट है इसको यूज़ करना सीखा, मतलब ज़्यादा करंट देने से हीट को यूज़ करना सीखा। सबसे पहले तो बल्ब में, दूसरा टोस्टर्स जो आपके होते हैं उनके अंदर, तीसरा आपने देखा होगा कि हमारे घर पे एक इलेक्ट्रिक रॉड आती है जिससे पानी गर्म किया जाता है, वही सेम रॉड एलिमेंट होता है गीज़र के अंदर भी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपकी हीट होती है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाली हीट होती है, अब आप उसमें भी देखा करोगे गीज़र के अंदर जितनी देर ऑन रहेगा वो टेम्परेचर बढ़ाता ही जाएगा, फिर जब टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाएगा तो अपने आप गीज़र ऑफ हो जाएगा। तो वैसे ही आप याद रखना कि बहुत सारी हमारे घर पे ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर आजकल इलेक्ट्रिक कुकर आ रहे हैं, तो सब चीज़ में क्या होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो और वो चीज़ें हीट होती है, और हीट हम उसकी यूटिलाइज़ भी करते हैं, मतलब वो हीट हमारे काम आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने देखा होगा हेयर ड्रायर, उसके अंदर भी एक हीटिंग एलिमेंट होती है कि उसके अंदर एक कॉइल टाइप की होती है, वो हीट होती है और हवा आती है, वैसे ही आपको फिर हीट महसूस होती है, मतलब आपके हेयर ड्राई हो जाता है। तो हम उस हीट का बस यूज़ करना चाहते हैं। घर पे नॉर्मल हीटर के अंदर भी आप देखोगे तो उसको हमने यूटिलाइज़ कर रखा है। कैसे, हीटर के पीछे एक फ़ैन लगा दिया तो उससे रिलेटेड जो भी हवा आएगी वो गर्म हो जाएगी, वो हीटेड हो जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हम मेनली क्या करते हैं कि इस करंट है, जो भी हमारा करंट है, जो भी इस वोल्टेज या इस पोटेंशियल से जनरेट हुआ है, ठीक है, तो वो इसे क्या करेगा, इस डिवाइस को हीट करेगा। अब डिपेंड पता है ये भी करता है कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, डिपेंड करता है कि इसका रेजिस्टेंस क्या है उसके अभी ऊपर। या अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है फिर भी ज़्यादा हीट हो सकती है, मतलब उसके अंदर ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो वो करंट को रोकेगा, करंट जाने की कोशिश करेगा उसके अंदर से। तो इलेक्ट्रॉन अंदर, आप जानते हो मेनली जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। द फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करंट। तो इसके अंदर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉब्लम होगी मूव करने में, उतना ज़्यादा इसके अंदर क्या हो सकता है, आपका कोई भी आपका हीटिंग इफेक्ट हो सकता है। तो हीटिंग इफेक्ट के कुछ फैक्टर्स हैं। हीटिंग इफेक्ट के लिए आपकी पावर भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक डिवाइस की पावर कितनी है। अगर ज़्यादा पावर का होगा, मतलब ज़्यादा पावर का आपके घर पे गीज़र है, तो वो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा करेगा। तो काफ़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जूल्स हीटिंग लॉ हमें ये सिखाता है कि करंट से हम हीट बना सकते हैं। पहला पॉइंट, वी कैन प्रोड्यूस हीट बाय यूजिंग करंट, इसीलिए इसका नाम लिखा हुआ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब थोड़ा सा जूल्स का फॉर्मूला जान लेते हैं, जूल्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो जान लेते हैं। और इस साल का जो एक क्वेश्चन था
बेसिकली इसी साल 2020 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ उसमें जूल्स हीटिंग लॉ पे क्वेश्चन आया आपका। तो आप देखते हैं, तो साइंटिस्ट ने यानी कि जूल ने ये बताया तो आपका जूल जो था, जूल हीटिंग लॉ, वो हमें ये सिखाता है कि हीट एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ द करंट। ठीक है, अगर आप करंट 4 एम्पियर है तो उसका स्क्वायर टाइम करोगे यानी कि 16 टाइम आपकी हीट बनेगी। यस, जितना आप करंट बनाओगे उसका स्क्वायर टाइम हीट ज़्यादा बनेगी। फॉर एग्जांपल आपने करंट 2 करा था तो 2 का स्क्वायर आपका था 4, और फिर अगर आपने करंट थोड़ा सा बढ़ाया तो 9 यहाँ पे टाइम्स हो जाएगी। 2 था तो 4 टाइम्स थी हीट, और 3 का स्क्वायर करा तो 9 टाइम्स आपकी हीट प्रोड्यूस होगी। आई होप आपको पता समझ में आ रहा होगा कि हीट एनर्जी यानी कि H हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फिर इसने बोला हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यस, पहले तो स्क्वायर ऑफ द करंट, जो भी आपका करंट है उसका स्क्वायर, और दूसरा उसने बताया टाइम, और तीसरा उसने बताया रेजिस्टेंस। इन तीनों पे हीट डिपेंड करती है, और अगर तीनों को हम कंबाइन कर देंगे इन तीनों को तो हमें एट लास्ट हीट का फॉर्मूला मिलेगा I²RT। यस, तो ये आपका जूल्स हीटिंग लॉ है, और आप इसे बोल सकते हो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि जितनी आप, अगर आपको हीट बनानी है तो उस हिसाब से आपको करंट देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस भी बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए। तो ये था I²RT इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर और भी एक चेंज ला सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मिक्स क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक फॉर्मूला आपको ये मिला I²RT। ठीक है, क्लियर है। दूसरा, आपको H इज इक्वल टू I²RT मिल गया। अगर आप इसे चेंज भी कर सकते हो, हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है बाई ओम्स लॉ। ध्यान से देखो, बाई ओम्स लॉ। तो आप इसे लिख सकते हो H इज इक्वल टू V/R का स्क्वायर RT। अब ये कैसे हुआ, यहाँ से हमने I की वैल्यू निकाली V/R। यस, ध्यान से देखो तो ये R नीचे आ जाएगा, I की वैल्यू आएगी V/R, और इस I की जगह हमने V/R का स्क्वायर कर दिया। V² में R², RT, एक R से एक R कट गया तो V² RT। शायद आपको पता होगा कि ये दोनों का स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर है, ये अकेला होता है, तो आप ऐसे काट सकते हो, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे भी काट सकते हैं। R² को R/R लिख के एक R से एक R कट कर दिया, V² RT। ये एक दूसरा फार्मूला है। तो आपको एक और फार्मूला मिलेगा, इसे नोट कर लेना कि दूसरा फार्मूला है, वीडियो पॉज करके इसे नोट ज़रूर कर लेना कि I² हीट जो है वो आपका होगा V² RT। यस, दूसरा फार्मूला आपका ये है, इसे आप नोट ज़रूर कर लेना वीडियो पॉज करके। अब आते हैं तीसरा फार्मूला। इन्होंने एक और फार्मूला इससे निकाला हुआ है, और वही आपका इस साल के बोर्ड के एग्ज़ाम में लगा था, और उसके ऊपर एक एग्जाम्पल वैसा ही हम सेम टू सेम एक एग्जाम्पल लेके कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने फिर से I²RT लिया फॉर्मूला। इस बार फिर इस फॉर्मूले को हम चेंज करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले अगर आप नोट कर लो जूल्स हीटिंग लॉ के, तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो, डिपेंडिंग क्या पूछा गया है। फॉर एग्जांपल, आपको करंट, रेजिस्टेंस और टाइम दे रखा है, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम, ये एम्पियर में, ये ओम में और ये सेकेंड्स में, तो आप डायरेक्ट हीट निकाल सकते हो। मान लो हीट दे रखी है, हीट एनर्जी जूल में दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, आप चाहो तो करंट निकाल सकते हो उन दोनों को इधर भेज के। तो डिपेंडिंग, आप बच्चे हमसे पूछते हैं सर कौन सा फॉर्मूला लगा, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि क्या दिया हुआ है उसके ऊपर बना लगा फॉर्मूला। क्वेश्चन अभी देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं। अब तीसरा जो इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है, वो इन्होंने पता है क्या करा, हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि I इज इक्वल टू Q/T होता है। यस, जो आपका करंट है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आप चार्ज अपॉन टाइम भी लिख सकते हो, उसका स्क्वायर RT। तो अब ये देखो क्या हुआ, Q² हो गया, T का स्क्वायर हो गया, R और T। इस बार R नहीं कटेगा, बल्कि एक T से एक T कट जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो,
क्यू स्क्वायर टी मल्टीप्लाई बाई टी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, एक टी से एक टी कट गया, तो इस बार आपका फॉर्मूला आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टी आर अपॉन टी और आर, क्यू स्क्वायर अपॉन टी आर। तो तीसरा आपका फॉर्मूला, इसे भी आप पॉज करके नोट कर लेना वीडियो को। तो थर्ड फॉर्मूला आपका क्या बना इसके ऊपर? थर्ड फॉर्मूला आपका हीट का बना क्यू स्क्वायर अपॉन टी आर। तो ये आपके तीन फॉर्मूले। अब क्वेश्चन कैसा सा, मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें आपको हीट दे रखी है 2000 जूल, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 2 ओम, टाइम दे रखा है आपको 1 सेकेंड, आपको करंट निकालना है। मान लो ये आपको तीन चीज़ें दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहला वाला, यस। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर आपसे करंट पूछा है, करंट निकालने के लिए इस फॉर्मूले में कहीं आई नहीं है, इस फॉर्मूले में कहीं आई नहीं है, तो आपका करंट इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो क्या करें हम लोग? देखो गिवन हमें दे रखा है आई स्क्वायर आर टी लगाएंगे हम, तो यहाँ से आपका आई स्क्वायर क्या होगा? एच अपॉन आर इंटू टी। यस, ये दोनों चीज़ें नीचे चली गई इसके, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है 200 अपॉन में 2 इंटू 1, ये इससे कट गया, तो आई स्क्वायर आपका आ गया 100, इसका उधर रूट लगाओगे आपका आई आ जाएगा 10 एम्पियर। वेरी गुड। तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। पहला आपको मैंने बताया ट्रिक। एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है आपका, ये इंटेक्स क्वेश्चन में आपका एक एग्जाम्पल है, तो इसको आप ज़रूर खुद से ट्राई करना। इसमें इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये बहुत मेन डिपेंड करता है कि क्या आपको दे रखा है, ठीक है, उसके ऊपर। आप एनसीईआरटी के तरीके से करोगे तो इन्होंने बड़े लॉन्ग मेथड से कर रखा है, पर आप शॉर्ट मेथड में अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो बड़ा इजीली हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। अब आते हैं हम एक और क्वेश्चन लेके, ठीक है, एक अभी आपको खुद करना है, जो आपका आंसर है कमेंट पे लिख देना, पता लग जाएगा कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है। फिर हम आते हैं इस क्वेश्चन में, जो आपका इस साल के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि आपको 96000 कूलम चार्ज दे रखा है, ये आपको इतना कूलम चार्ज दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 1 सेकेंड, या आपको 1 मिनट भी दे रखा है। 1 मिनट दे रखा हो तो 60 सेकेंड ले लेंगे हम लोग, ठीक है, और आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम। अब बताओ हम क्या करें? ये आपको तीन चीज़ें दे रखी हैं और आपको पूछा है हीट, तो आप इन तीनों में से फॉर्मूला लगाओगे, गैस यार यही लगेगा। क्यों? देखो इसमें करंट, इसमें क्या नहीं है, करंट नहीं दे रखा, इसमें आपको ना ही पोटेंशियल दे रखा है, इसमें आपको चार्ज दे रखा है, चार्ज क्यू दे रखा है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, क्यू की वैल्यू एक बार, चलो मैं आपको निकाल कर मतलब यहाँ से वैल्यू उसमें पुट करके दिखा देता हूँ। का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब इसको एक बार और मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 1, ठीक है। और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और अगर क्वेश्चन होता है कि आपको यहाँ पे 1 मिनट दे रखा है, तो आप क्या ले लेते पता है 60 सेकेंड, तो यहाँ से 1 नहीं डालते, फिर 1 मिनट दे रखा है 1 सेकेंड नहीं दे रखा, तो आपको 60 सेकेंड नीचे डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपकी इस टाइप की ट्रिक आ सकता है, 2 मिनट भी हो सकता है, तो 120 सेकेंड आपको डालना पड़ेगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर कोई भी डिवाइस है, उसको हम इतना चार्ज देंगे, इतने मिनट तक हीट करेंगे, 1 मिनट तक, और 10 ओम का उसके अंदर रेजिस्टेंस है, तो कितना हीट होएगा। तो ये आपका आते हैं हीटिंग इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, और हीटिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना हम करंट देंगे उसी हिसाब से हीट प्रोड्यूस होगी। और तीसरी चीज़ ये जूल्स ने निकाला, ठीक है, और जूल्स कहता है कि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। बाय बाय।